नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकागो में अपना विदाई भाषण दिया। कई मायनों में इस भाषण को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ओबामा ने अपने भाषण में कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको छुआ, जिसमें रेसिज्म भी एक था। रंगभेद की स्थिति में उन्होंने कहा अब काफ़ी सुधार है। हालांकि रंगभेद अभी भी है और इसे ख़त्म करने के लिए लोगों के दिल बदलने की, हृदय परिवर्तन की ज़रूरत है और सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। ओबामा ने कहा कि वो अभी भी बदलाव के लिए काम करते रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के पद के अलावा भी। उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव तभी होता है जब आम आदमी इससे जुड़ता है और आम आदमी ही बदलाव लाता है। इस कार्यक्रम में चर्चा हम खासकर इस बात पे करेंगे कि आखिर बराक ओबामा के जो 8 साल का जो उनका कार्यकाल रहा उसकी क्या उपलब्धियां रहीं, किस तरह की विरासत बराक ओबामा छोड़ के गए हैं, और ख़ासकर जितना विवादित ये चुनाव रहा है, राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं नए, किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो नया अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कहा जा रहा है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, कुछ इस तरह से हल्के तौर पर उसको छूने की कोशिश बराक ओबामा ने अपने भाषण में भी की है। तो चुनौतियां किस तरह की हैं, विरासत किस तरह की रही बराक ओबामा की, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जानकार कह रहे हैं कि जितना टूटा हुआ अमेरिका सामाजिक तौर पे फिलहाल नजर आ रहा है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले, या कम से कम पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, डिप्लोमेट हैं और कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान आलोक बंसल हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, जेएनयू से आते हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन भी मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविजन के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर चक्रवर्ती, मैं अगर आपके साथ शुरुआत करूं कि काफ़ी ये चर्चा में रहा भाषण, कई लोगों को रुलाया भी, अमेरिका की जो सरहदें हैं उससे बाहर भी काफ़ी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी जो है उनके भाषण में से कोट्स निकल आए हैं जो लोग अब कह रहे हैं। उनमें सबसे ख़ास ये भी है कि इंटरनेट की दुनिया में जो लोग ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, ओबामा ने उनको सलाह दी है कि आप इंटरनेट पे झगड़ने के बजाय असलियत में जो है मिले लोगों से, और इस स्टूडियो में चर्चा हम असलियत में ही कर रहे हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप चाहेंगे इस कार्यक्रम में बताना इस भाषण की? देखिए, भाषण से पहले मैं ये कह दूं कि ओबामा का जो 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 पोजीशन है हिस्ट्री में, या उनकी लेगेसी जो है, वो तो बनी रहेगी एज फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। और उसके बाद वो ओबामा केयर जो है, उनका हेल्थ केयर जो है, जो अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो रिपील कर देंगे। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कहना कि वो एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग है, फैमिली के साथ रहते थे। तो एक चीज़ तो वो है, डिसेंसी में उनका मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि अब कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अगर ट्रंप की तरफ आप देखें तो कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनते राष्ट्रपति तो शायद ओबामा के जाने के बारे में इतनी बात नहीं होती, शायद ना होती। डिसेंसी वाला जो एस्पेक्ट है वो तो ज़्यादा हाईलाइट हो ही रहा है, क्योंकि अब ओबामा का जो ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो उसमें से उसका कंपैरिजन तो बहुत होगा। पर जहाँ तक ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो कहाँ सक्सीड किए और कहाँ वो मतलब फेल हो गए। तो फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में फेलियर तो हैं, कई हैं। लेकिन अगर पहले घरेलू स्तर पर बात कर लें कि अमेरिका के लिए उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आखिर उन्होंने क्या किया? 8 सालों में अच्छे भाषण दिए, जैसे आपने कहा कि वो एक बहुत अच्छे, बहुत संभ्रांत व्यक्ति के तौर पर जाने गए, माने गए, बहुत अच्छी फिलॉसफीज भी उन्होंने दी, लेकिन क्या वाकई ज़मीन पर वो एक एवरेज जो आम अमेरिकन है उसके लिए कुछ कर पाए? देखिए, ये इलेक्शन का जो नतीजा है वही एक इंडिकेटर है कि जो मिडिल अमेरिका जिसे हम कहते हैं, जो वाइट ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कर्स हैं या फार्मर्स हैं, वो ऑब्वियसली जिन्होंने सब पहले ओबामा को जिन्होंने वोट दिया था, वो सारे उससे डेमोक्रेटिक एटलीस्ट पार्टी से अलग हो गए, जो दोबारा भी वोट किया था। हाँ, जब अब जो ये वोट हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, उसमें तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वो they were completely dissatisfied with his economic and other policies. और वो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ इसलिए गए कि उन्होंने सोचा कि ये ओबामा का ही कंटिन्यूएशन होगा सेम पॉलिसीज का, और वो दे आर नॉट रॉन्ग। आई मीन उन्होंने यही सोचा। तो शायद इसीलिए वो जितने भी, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, उन्होंने सब ने ओबामा को 2 बार वोट दिया है और जिताया है। पर इस बार वो हिलरी को
नहीं दिया उन्होंने वो। यानी आप ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर अगर ओबामा की लेगेसी, उनकी विरासत की हम चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम ये कह सकते हैं कि इस बार 8 साल के बाद जो अमेरिका के वो लोग दरअसल जिन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया है, साफ तौर पर बताता है कि उनकी जो नीतियां हैं उनको लेकर बहुत लोग खुश नहीं थे और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने चुन लिया। यानी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, डोमेस्टिक यानी इकोनॉमिक, जो भी उनके विरोध में आया उसको चुन लिया, चाहे वो कोई भी था। आलोक बंसल जी, ये बताइए आप कितना इस बात से सहमत हैं? इससे पहले कि मैं उन मुद्दों पर आऊँ जिस थ्रेट्स का, जिन खतरों का उन्होंने जिक्र किया है, इससे पहले कि मैं विदेश नीति पर आऊं और बाकी दुनिया के लिए बराक ओबामा कैसे हैं, मैं ये समझना चाहती हूं कि सिर्फ अमेरिका के लिए बराक ओबामा की 8 साल की जो विरासत है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे एम्बेसडर चक्रवर्ती के विचारों से थोड़ा मतभेद है। पहली चीज़ तो ये कि आज भी बराक ओबामा काफ़ी लोकप्रिय हैं, सारे ओपिनियन पोल्स ये दिखाते हैं। और सवाल ये है कि हिलरी क्लिंटन को जो है एक स्टैब्लिशमेंट और वॉल स्ट्रीट से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझा गया। अगर बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होते तो आज भी ये लोगों का मानना है कि वो शायद जीत सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था, अगर आप देखिए 8 साल पहले जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी। आज अर्थव्यवस्था अमेरिका की जो है एक स्ट्रांग फुटिंग पे है। जॉब क्रिएशन का जो नंबर्स है, जो नए रोजगार बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओबामा केयर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी आप ये कह रहे हैं जो आंकड़े उन्होंने भाषण में बताए हैं, अपने जो क्लेम किया है, आप सही मान रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ देखने वाली चीज है। आप 8 साल पहले की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति देख लीजिए और आज की देखिए, और ओबामा केयर देखिए। रंग भेद, जहां तक नस्ल भेद का सवाल है, यह बात सही है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पर उनका राष्ट्रपति बनना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने अमेरिका को जोड़ने के लिए बहुत किया। और जब तक, खैर विदेश नीति और अन्य चीजों पर हम बाद में आएंगे, पर जहां तक सवाल अमेरिका का भी है, अमेरिका के लिए भी बराक ओबामा एक लैंडमार्क सिद्ध होंगे, एक मील का पत्थर होंगे अमेरिका के इतिहास में, और आने वाली जो नस्लें हैं उनको याद करेंगी। नहीं तो क्या आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे? क्या ये खास वजह है आपके कहने की कि उनका होना भर अपने आप में एक संकेत था, एक सांकेतिक भाषा उससे जो है जाहिर होती है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनका अपने आप में एक अफ्रीकन प्रेसिडेंट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक ऐसे राष्ट्र में जहां कुछ दशकों पहले तक पूरे ब्लैक्स जो थे उनको मताधिकार भी नहीं था, जहां पे लोगों ने अन्य तरीके अपनान के, सिविल वॉर के बावजूद 60 के दशक तक दक्षिणी राज्यों में अश्वेतों को पूरी तरह से वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस राष्ट्र में इतनी जल्दी एक इस तरीके का राष्ट्रपति आना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बट सिर्फ ये नहीं, उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया 8 साल के अपने टेन्योर में, वो काबिले तारीफ है। आप देखिए अर्थव्यवस्था 8 साल पहले अमेरिका की कहां थी और आज कहां है। और अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहां गरीबों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है, स्पेशली मेडिकल केयर का कुछ भी नहीं था, ये ओबामा केयर जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर इसको अलाउ किया जाता है सक्सेसफुल। ठीक है प्रोफेसर महापात्रा, मैं उस बात पर आती हूँ जिन थ्रेट्स का या जिन खतरात का जिक्र किया है अब बराक ओबामा ने, राष्ट्रपति ओबामा ये कह रहे हैं फिलहाल अभी तक तो राष्ट्रपति कम से कम है जब तक कि दूसरे ट्रंप जो हैं वो ओथ नहीं ले लेते, जब तक वो शपथ नहीं लेते। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, यानी कि जो आर्थिक गैर बराबरी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बात शायद ये भी इस बात का संकेत है कि जिस तरह का चुनाव का नतीजा आया है कि कितनी आर्थिक गैर बराबरी है अमेरिका में। दूसरा, उन्होंने रेशियल डिवीजन का जिक्र किया है, रंग भेद का जो जिक्र उन्होंने किया बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, उन्होंने जो खासकर ओपिनियंस को लेकर कि कोई भी जो है बेस लाइन नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से बटा हुआ है अमेरिका और अलग अलग फाड़ हो गए हैं। ये 3 बड़े खतरे हैं, जाहिर है बड़ी चुनौतियां हैं। क्या आप ये मानते हैं कि क्या ये लेगेसी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए बराक ओबामा के 8 साल के कार्यकाल का? बराक ओबामा के 8 साल के कार्यक्रम में ये जो थ्रेट्स की बात आपने कही है, उनका अचीवमेंट देखिए, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी हो, उनका जो रवैया, उनका जो एटीट्यूड इमिग्रेंट्स के प्रति था, चाहे वो एलजीबीटी इशू हो, जिसमें ये करके दिखा दिया कि पूरे 50 अमेरिकन स्टेट्स में एलजीबीटी का जो स्टेटस थोड़ा सा लेजिटिमेट हो गया है। तीसरा, आर्थिक स्थिति, जैसे आलोक जी बोल रहे थे, जब उन्होंने पावर में आए, वो अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम इतना रिसेशन की तरह से ऑलरेडी गुजर रहा था, जिसका फलाफल अभी भी भुगत रहे हैं बाकी सारे देशों में। उसमें काफ़ी सुधार आया है। यूरोपियन इकोनॉमी अभी भी डाउन है। एशियन डायनामिज्म अब तक वापस आने में टाइम लगेगा। चाइना, इंडिया ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर अमेरिकन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुका है। तो सोशल इश्यूज़ देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ देखिए, अभी हेल्थ इश्यूज़ में अमेरिका में जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है,
वो यूरोपियन पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इतना घटिया सिस्टम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 45 मिलियन अमेरिकन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और विदाउट इंश्योरेंस डॉक्टर के पास जाना कितना तकलीफ है, जो अमेरिका गया है या रहता है वो उसको मालूम है। और ओबामा केयर जो 20 मिलियन अमेरिकन, गरीब अमेरिकन जो ओबामा केयर लेके इतना सस्ते से उसको खरीद चुके हैं, उनको पूछिए कि ओबामा का लेगेसी क्या है या क्या नहीं है। तो चाहे वो इनइक्वालिटी को कम करने में हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स को रिस्पेक्ट देने में हो, चाहे वो एलजीबीटी को लेजिटिमेसी देने में हो, अगर आप उनका लेगेसी की बात करेंगे, ये तो उनका अचीवमेंट माना नहीं, जाएगा। तो अगर ये सब उनका अचीवमेंट, ये सब वो कर पाए, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस तरह का जो चुनाव नतीजा जो हमारे सामने नजर आ रहा है, वो काफ़ी हद तक लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि रंगभेद उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो वाइट अमेरिका है उसने अपने को रिक्लेम करने के लिए कि अमेरिका हमारा है, फिलहाल एक बिल्कुल उसके जिस तरह के राष्ट्रपति से थे उसके बिल्कुल विरोध में जो है बिल्कुल अलग जो है राष्ट्रपति को चुन लिया। रंगभेद एक वजह हो सकती है, लेकिन नौकरियां, आर्थिक हालात, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि वो इतनी नौकरियां ला देंगे, सबसे पहले नौकरियों का उन्होंने जिक्र किया है कि इसीलिए उन्हें चुना गया। अगर ये सब कुछ सही है जो आप बता रहे हैं, तो इतना रोष क्यों था लोगों में? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन थे। जब कोई भी अगर उनके डिबेट में देखेगा, ऐसे लगेगा हिलरी क्लिंटन एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थे, जिस तरह से आर्गुमेंट कर रहे थे, अपने अनुभूति के बारे में बता रहे थे, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है कि वो काफ़ी बढ़िया लीडर हो सकती थी। मगर वोट मिलने के लिए जिन लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि मुझे वोट दो, उस टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुअर वाइट अमेरिकन सेक्शन जो रस्ट बेल्ट है, उसमें हिलरी क्लिंटन ने कुछ नहीं कर पाई। और इंटरनेट की बात देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हिलरी क्लिंटन के साथ तो था, मगर सोशल मीडिया लेके जिस तरह से ओबामा ने सक्सेसफुली इलेक्शन जीता था, सोशल मीडिया में अभी डोनाल्ड ट्रंप उसको कैप्चर कर लिया। तो इसलिए जब बोलते हैं कि अमेरिकन मीडिया का जो फोरकास्ट था इतना गलत कैसे हो सकता है, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया हिलरी क्लिंटन के साथ थे। मगर इन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के जाके जिस तरह से जिस भाषा से बात किए, आम आदमी से जोड़ने का भाषा डोनाल्ड ट्रंप के पास था। चाहे वो ऐसे बात कर रहे थे, कभी ऑफेंसिव भी था, सब कुछ था, मगर जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके बातों को ऑफेंसिव नहीं माना। ठीक है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जीते। अगर बराक ओबामा होते वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते। ठीक है। अगर बर्नी सैंडर्स होते फिर भी हार जाते बुरी तरह। हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन कैंपेन स्ट्रैटेजी गलत था। सत्येंद्र रंजन, ये बताइए फिलहाल कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और मैं हालांकि इन पे जो खतरे का जो जिक्र किया उस पर मैं आ गई थी, लेकिन आपसे ये सवाल ज़रूर मैं समझना चाहती हूँ कि 8 साल पहले का जो अमेरिका था और 8 साल बाद का जो अमेरिका है, जिस होप, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने यस वी कैन का नारा लगाकर जो उन्होंने होप की बात की, उम्मीद की बात की, क्या आपको लगता है कि उसे इस्टेब्लिश कर पाए, उसे स्थापित कर पाए, उस उम्मीद को जिसे जगाकर बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे, और इसे उनकी खुद की उम्मीदवारी को, उनके राष्ट्रपति बन जाने को दुनिया ने ये कहा था कि ये एक आंदोलन है पूरी दुनिया के इतिहास में, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमन रेस के लिए? देखिए, ह्यूमन रेस के ने तो एक बहुत बड़ी छलांग लगाई कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वाइट हाउस में पहुंचा और उसने 8 साल राज किया। अभी जैसा प्रोफेसर महापात्रा और बंसल जी कह रहे थे, एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी एक नेता के आने से बिल्कुल रेडिकल चेंज, आमूल चेंज आ जाएगा, चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। किसी भी स्टेट सिस्टम को समझने के लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है और उस स्टेट का जो ओवर द डिकेड्स में जो कैरेक्टर बना हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए। और उस कॉन्टेक्स्ट में जैसा अमेरिका बराक ओबामा को मिला था, उससे वो एक बेटर इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव और इकोनॉमिक फील्ड में भी उस अर्थव्यवस्था को संभाल कर उस चीज़ को वो आगे सौंपने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब आपका ये सवाल बार बार है कि जब उन्होंने सब इतना किया तो वो हार कैसे गए? देखिए, अभी हम लोग एक ऐसे फेज में हैं कि इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ट्रुथ वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ब्रेग्जिट हुआ वहाँ पर भी देखा गया कि जो बातें वहाँ लोगों ने कही उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोलकर जो बातें नहीं थी उसको मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बराक ओबामा अमेरिकन नहीं है। हिलेरी क्लिंटन के बारे में उस तरह की बातें की गई और जो सारी चीज़ थी। इसके बावजूद तथ्य ये है कि 30 लाख लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट दिया अगर नेशनल वोट को हम लोग देखें। यह ठीक है कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से चुनाव होता है और उसमें 3 स्टेट, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और ओहायो या फ्लोरिडा, आप ये दोनों में से कोई एक, अगर इन 4 में से कोई भी 3 स्टेट में एक स्टेट तो 80,000 वोट से हिलेरी क्लिंटन हार गई।
कहने का ये मतलब वो जो सिस्टम है उसी के हिसाब से नतीजा आएगा, वो नतीजा आया। लेकिन हम लोगों को यह बात ये कहते हुए कि चूँकि हिलरी क्लिंटन हार गई और ट्रंप जीत गए तो ओबामा की पूरी जो लिगेसी है वो निगेट हो जाती है, यह कहने का कोई आधार नहीं बनता है। जो सर्कमस्टांसेस थे, जो स्टेट का कैरेक्टर था, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वहाँ की है, उसके बीच में उन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके रिजल्ट भी दिए। यह और बात है कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल 8 साल बाद, 4 साल बाद तो मिला उनको, 4 साल बाद तो उन्होंने उसी के आधार पर दोबारा चुनाव जीता। 8 साल बाद उनकी पार्टी को नहीं मिल पाया, जिसकी बहुत सारी दूसरी वजह हैं। जी, अम्बेसडर चक्रवर्ती, बताइए कि फ़िलहाल दो जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, खासकर अमेरिकी जो लोकतंत्र है उसके बारे में उन्होंने कहा कि आपको जो है अपना लोकतंत्र बचाना है, और जब भी आप जो है मामूली तरीके से, सामान्य तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारा अधिकार है, अंग्रेज़ी में कहें कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब आप डेमोक्रेसी को करते हैं, लोकतंत्र को करते हैं, तभी यहाँ ख़तरा आ जाता है कि डेमोक्रेसी ख़तरे में पड़ जाती है। क्या वो आने वाले दिनों के लिए चेता रहे हैं अमेरिकन्स को, इसलिए उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी भी भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आई एम आस्किंग यू टू बिलीव नॉट इन माई एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंज बट इन योर्स। यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जा ही रहे हैं चूँकि, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी भी एक उम्मीद बना के जा रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप जो है बदलाव ला सकते हैं। तो उन्होंने एक बात कही है लोकतंत्र को बचाने की और बदलाव लाने की। क्या ये आने वाले दिनों को भांप कर ये बात कही है बराक ओबामा ने? बिल्कुल, उन्होंने तो यही आने वाले दिनों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कही है, क्योंकि जो डिवीज़न हो गया है सोसाइटी में, तो उसकी वो बात कर रहे थे। और ये भी फेथ इन डेमोक्रेसी कह रहे थे, ये क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद ट्रंप का जो प्रेसिडेंसी होगा, ये उनकी प्रोजेक्शन है कि शायद वो इंक्लूसिव ना हो, इसलिए वो इस सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने जो भाषा, जिस तरह का भाषा अपनाया था अपने कैंपेन रेटोरिक में, तो कई जगह ऑफेंसिव भी था, कई चीज़ें उन्होंने कहीं जो, पर उसके बावजूद वो जीत गए। समस्या तो यही है कि उसके बावजूद अब सबने तो सोच लिया था कि हिलरी जीतेगी, पर वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है सोसाइटी में या लोगों के दिमागों में कि ट्रंप जैसा आदमी कैसे जीत जाता है। लेकिन क्या आप इस बात से, इस विचार से सहमत हैं जो लगातार खासकर जो पश्चिमी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने, वाइट अमेरिका ने बदला लिया है? क्या इस हद तक आप देखना चाहेंगे कि चूंकि एक ब्लैक प्रेसिडेंट 8 साल तक उन्होंने व्हाइट हाउस में देखा, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अमेरिका हमारा है, और एक तरह से ये वाइट अमेरिका का बदला है? नहीं, देखिए, ये इट्स नॉट दैट सिंपल। आई डोंट, क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे हम लोग की जो पॉपुलर वोट है वो फिर भी हिलरी के उनको गया है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। तो वो ये रिवेंज नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये रिवेंज वोट है कि एक ब्लैक अफ्रीकन नेगेटिव को, वोट नहीं हाँ, है, नेगेटिव वोट नहीं है। इसकी बहुत सारे कारण हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो ओबामा में किया, उसमें जो कंजर्वेटिव राइट है वो नाखुश थे, बहुत कुछ किया उन्होंने। पर उसमें ये है कि और मेनली जो इलेक्शन हुआ है डोमेस्टिक इश्यूज़ पे हुआ है। और अब जैसे ट्रंप ने जो कई बातें कही हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल, इमिग्रेंट्स एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं वो जो रस्ट बेल्ट है या जो वाइट अमेरिका है, जो सेंटर में है, बीच में, अगर आप कोस्टल लिबरल को, पॉपुलेशन को अलग कर दें, तो वहाँ पे तो वो ट्रंप हावी हुए ना। तो इसकी वजह वही है। आलोक बंसल, ये बताइए फिलहाल की महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिका का नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता होता है, और विदेश नीति पे बिना बात किए शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदेश नीति के तौर पर आपको लगता है कि क्या बराक ओबामा बेहतर दुनिया बना पाए, जिस तरह से हमने मिडल ईस्ट में देखा है, खासकर जो इंटरवेंशन हुआ अमेरिका की तरफ से, या जो अफगानिस्तान में हमने देखा जो हालात हुए, क्या हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति के तौर पर मजबूर हुए ओबामा, या वाकई यही उनकी नीति थी? देखिए, ओबामा बेहतर विश्व बना पाए कि नहीं बना पाए कहना मुश्किल है, पर उन्होंने बेहतर विश्व बनाने की कोशिश जरूर की। और पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले कई दशकों में संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की। उन्होंने ग्लोबल जीरो की बात की। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हुए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ पहली बार संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ रीसेंट पास्ट में अगर देखें, जिसमें अमेरिका ने वीटो नहीं किया। जो वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स हैं, जो यहूदी सेटलमेंट हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव हुआ। इराक से जिस तरीके से उन्होंने सेना हटाई, उस वक्त तो बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने इराक में एक
मध्य पूर्व के लिए एक जनतांत्रिक मॉडल स्टैब्लिश किया, हालांकि वो बाद में सफल नहीं हुआ, ये अलग बात है। तो ईरान के साथ जिस तरीके से लग रहा था कि एक और युद्ध होने वाला है इराक और अफगानिस्तान के बाद, वहां से ईरान के साथ उनके जैसे समझौते हुए, जैसे अच्छी, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि उनकी विदेश नीति का जो है वो एक सितारा है जो ईरान इसमें के कोई साथ शक की उनका बात हुआ है। नहीं है। उन्होंने जो ईरान में किया, उन्होंने जो इराक में किया, और क्यूबा के साथ इतने दशकों के बाद दोबारा संबंध स्थापित करना, तो ओबामा की विदेश नीति में कई सितारे हैं जो बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान में हो सकता है उन्होंने कुछ फ्लिप फ्लॉप किया हो, सीरिया? पर वो भी आवश्यक था। सीरिया में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि फ्रांस और कई यूरोपीय राष्ट्रों के कहने के बावजूद उन्होंने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। अगर आप देखें सीरिया की जो लड़ाई शुरू हुई, तब फ्रांस और कई ऐसे यूरोपीय राष्ट्र जो चाहते थे कि अमेरिका जो है असद के खिलाफ लड़े, और आई थिंक अब जैसा दिख रहा है, अब जैसा दिख रही है, अब जब तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है, दुनिया इस बात को रियलाइज कर रही है कि असद का सत्ता में बना रहना मेरे ख्याल से शायद बेहतर है, बजाय इसके कि जो उनका विकल्प के रूप में उभर के आ रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर महापात्रा, ये बताइए अब आने वाली चुनौतियों की हम बात करते हैं कि आखिर खासकर जो रंग भेद का उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका जो समाज है अमेरिकी वो पहले से ज़्यादा टूटा हुआ है, बटा हुआ है, पहले से ज़्यादा रंग भेदी नज़र आ रहा है। खासकर जिस तरह का राष्ट्रपति अमेरिका में चुना गया है, जिन्होंने चुनावी कैंपेन के दौरान सरेआम जो है रंग भेदी या एंटी मुस्लिम, एंटी विमेन, एंटी माइनॉरिटी, एंटी LGBT उस तरह के कमेंट्स, उस तरह की टिप्पणियाँ उन्होंने सरेआम की हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिकन सिस्टम को मैं पिछले 30 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। उसमें सिर्फ 4 साल 8 साल में कोई आके कोई बदलाव ले आएगा, ये सोचना भी गलत है। वो सिस्टम धीरे धीरे बदलता है। मगर चिंता का विषय ये है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, उसका मुंह से किस किस तरह की बातें निकले। जितने भी वुमेन के खिलाफ जो बोला, इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोला, मैक्सिकन के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला, किसके खिलाफ नहीं बोला, ये ढूंढना पड़ेगा। और फिलहाल जिस तरह की टीम वो बना रहे हैं, क्या वो आपको चिंतित हाँ, नहीं करती? वो जो टीम बनाया, टीम में आउट ऑफ 21 नॉमिनेटेड 16 आदमी तो ओल्डर वाइट बिलियनियर अमेरिकन हैं। वहाँ बिल्कुल वहीं से पता चलता है कि कौन कौन लोग वहाँ पार में आए। इट्स ए बिलियनियर्स गवर्नमेंट। एक अफ्रीकन अमेरिकन है, एक इंडियन अमेरिकन है, एक वुमेन है। तो इससे पता चलता है कि ओबामा किस ढंग का पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। इसलिए ये चिंताजनक विषय है। मगर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये बनाने से कुछ नहीं होता। उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस एक सिस्टम है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत हैं। और अमेरिका अभी एक एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में अमेरिका जिस तरह से फैला हुआ है, अलग अलग किस्म का प्रेशर बाहर से भी आएगा, अंदर से भी आएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी हम इमेजिन करें कि होने वाला है, उसका जो काउंटर फोर्स कितना ताकतवर होगा, उसके बारे में यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका विश्वास है अभी भी जो अमेरिकी लोकतंत्र ने जो संस्थान, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको लगता है अभी भी विश्वास है आपको कि एक राष्ट्रपति इतना ताकतवर नहीं हो सकता अपनी टीम के होने के बावजूद भी कि रातों रात जो है वो सब कुछ बदल दे, अमेरिकन वैल्यूज़ जिन्हें कहा जाता है उन्हें बदल दे? ये भी मैं कहना चाहूँगा। देखिए, उसका जो चेक्स एंड बैलेंसेस में रोल ऑफ कांग्रेस, उनका जो पार्लियामेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी का कैप्चर किया है, अभी 20 साल के बाद रिपब्लिकन डोमिनेटेड कांग्रेस आया है। और रिपब्लिकन पार्टी का जो पॉलिटिकल मशीन है, रिपब्लिकन पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी पॉलिसी अपनाने के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए कांग्रेस के साथ जाना बहुत पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है आप जो कह रहे हैं कि खुद उनकी पार्टी में भी, और जाहिर है उनकी नुमाइंदगी को लेकर भी, उनके नॉमिनेशन को लेकर भी काफ़ी मतभेद था और शायद ये उभर कर आ सकता है। फिर ये भी मैं याद सत्येंद्र दिलाना जी, चाहूँगा आपको, पहली बार अमेरिकन इतिहास में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद, millions of people came out on the streets in so many American cities and expressed their view about Donald Trump. ये आदमी प्रेसिडेंट बनने का लायक नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? वही है ना। तो इसलिए काउंटर प्रेशर, यानी आप कह रहे हैं विपक्ष वहां पर तैयार है, ऐसी बात नहीं है। सत्येंद्र रंजन, आपको किस तरह की चुनौतियां नजर आती हैं? एक तो जो बात की चर्चा नहीं हुई, बराक ओबामा का बड़ी लेगेसी है क्लाइमेट चेंज के इशू पर और रिन्यूएबल एनर्जी के इशू पर। तो यह चुनौती तो बहुत ही साफ सामने है कि जिस तरह के व्यक्ति को उन्होंने अपना इन्वायरमेंट सेक्रेटरी बनाया है, कि इस चीज़ पर जो भी प्रोग्रेस हुआ था, जैसे जॉर्ज बुश क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हटा कर ले गए थे, ये एक चुनौती है कि पेरिस का जो एग्रीमेंट है
उसमें अमेरिका बना रहता है या नहीं, एक बड़ा सवाल। अगर हम लोग पूरी दुनिया के नज़रिए से हम लोग देखें तो देश के भीतर जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हुई थी, अब ये ओबामा केयर की बात हुई ही कि वो खुद ही खतरे में है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, या दूसरी जो सोशल इशूज़ पे जो प्रगति हुई ओबामा के ज़माने में, वो उसको ये पलटने की कोशिश करेंगे। कितना सफल होंगे ये तो, जैसा कि प्रोफेसर महापात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस में क्या इक्वेशन बनता है और वहाँ ज़मीन पर कितना ऑपोजिशन होता है, उससे क्या ताकत निकलती है, उससे तय होगा। लेकिन यह तो साफ है कि जो ओबामा का प्रोग्रेसिव दौर था उसका एंटीथेसिस 20 तारीख को व्हाइट हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एंटीथेसिस है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और सबसे बड़ी बात इसमें भी है, कहा जा रहा है कि वहाँ का जो लिबरल मीडिया है, खासकर जो मेजॉरिटी मीडिया है अमेरिका का, उसको कहीं ना कहीं चिढ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है इस मीडिया से चिढ़ है। और ये इलेक्शन के दौरान देखा गया। तो आने वाले 4 साल के दौरान जिस तरह की नीतियां सामने आएंगी डोनाल्ड ट्रंप की, उन्हें किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा, उनका आकलन किस तरह से किया जाएगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि ये कंटेम्प्ट के बावजूद किस तरह से दोनों जो फोर्सेज हैं, ये मीडिया और राष्ट्रपति, वो कैसे आपस में बातचीत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।